गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे बेसिक चैप्टर है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ये सिखाऊंगा। आप हमसे पूछिएगा सर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होता है। देखो, हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। उन सारे वर्ड्स को मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है कि नहीं? तो इसे कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। लेकिन जब बच्चे इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं ना तो उसमें टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं और भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो वहां पर क्या होता है कि इसी टाइप के अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन बच्चे चूंकि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक रूल्स है, वो नहीं जानते हैं जिसके चलते बच्चे वहां पर कुछ कुछ मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आज हम एक बेसिक रूल्स बताएंगे कि किस किस वर्ड को सेंटेंस में कहां लिखना है। ठीक है, अगर आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो आपको फिर फ्यूचर में किसी भी चैप्टर को इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने में, समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इसको आप बहुत गौर से देखिए और समझिए, आपको बिल्कुल बच्चे की तरफ समझाया जाएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता क्या है। इसमें आप देखिए, मोहन एक किताब पढ़ता है। ये जो सेंटेंस है ये हिंदी का एक सेंटेंस है। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक है मोहन, एक है एक किताब और एक है पढ़ता है। मोहन क्या है? मोहन है सब्जेक्ट, काम करने वाला, कर्ता। एक किताब क्या है? एक किताब है ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसका काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है, कर्म। ठीक है, एक किताब क्या है? कर्म है, यानी कि ऑब्जेक्ट। और पढ़ता है क्या है? यह है वर्ब, यानी क्रिया। किसी काम को करना, डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड वर्ब। किसी काम को करना क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हिंदी सेंटेंस में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होता है। लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में देखिए ठीक इसका उल्टा हो जाता है। क्या है? मोहन रीड्स ए बुक। पहले क्या है? मोहन है, यानी कि सब्जेक्ट। रीड्स पढ़ता है, क्या है? वर्ब है। और ए बुक ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। चेंज हुआ ना? हिंदी में क्या था? पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम अच्छे से समझने के लिए दूसरे एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मेरी माँ भोजन बनाती है। इसमें अगर हम आपसे पूछें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो आप बोलिएगा सर मेरी माँ। ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन। वर्ब क्या है? बनाती है। यानी हिंदी में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। लेकिन जब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो माई मदर कुक्स फूड। माई मदर कुक्स फूड। माई मदर क्या है? सब्जेक्ट है, कुक्स क्या है? वर्ब है, और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी इंग्लिश सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया और फिर ऑब्जेक्ट आया। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम लोग कुछ इसका बेसिक रूल्स सीख लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम सजाते हैं तो वर्ड को कहां कहां रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है कि इंग्लिश सेंटेंस निम्न नियम से बनाए जाते हैं। पहला नियम यह है कि इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्वियसली पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब। सब्जेक्ट को फॉलो करता है वर्ब, और वर्ब को कौन फॉलो करता है? ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, ही राइट्स ए लेटर। ही क्या है? ही है सब्जेक्ट। ठीक है, और राइट्स क्या है? राइट्स है वर्ब, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया ना। अच्छा, राइट्स के बाद क्या है? राइट्स के बाद है ए लेटर, यानी ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हुआ ना। यानी पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है। चलिए इसको हम लोग समझने के लिए दूसरे एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। यू प्ले फुटबॉल। यू क्या है? यू है सब्जेक्ट। प्ले क्या है? प्ले है वर्ब, और फुटबॉल, फुटबॉल क्या है? यह है ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है,
इसके दूसरे नियम को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसका दूसरा नियम है कि इंग्लिश सेंटेंस में जहां प्रश्न होता है वहां वर्ब का स्थान बदल जाता है। प्रश्न यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुमसे आप लोगों से अगर हम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये सवाल है ना। इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। यहां पर एक सेंटेंस है, ही इज ए डॉक्टर। ही इज ए डॉक्टर। यहां पर ही है सब्जेक्ट, इज है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है वो, और ए डॉक्टर है ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हैं तो हम लिखेंगे इज ही ए डॉक्टर, इज ही ए डॉक्टर, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है। तो ये कैसे बदला? इज जो है वो सब्जेक्ट के आगे चला आया, यानी कि अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं तो जो वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब वो क्या होता है? सब्जेक्ट के आगे चला आता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे नहीं रखेंगे तो वो कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, प्रश्नवाचक वाक्य इंग्लिश में नहीं बनेगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट के आगे रखना ही होगा, तभी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, यू आर ए स्टूडेंट। अगर इस सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हैं तो होगा आर यू ए स्टूडेंट। यहां पर देखिए आर क्या है? आर एक हेल्पिंग वर्ब है ना। ये किससे पहले चला आया? यू से पहले चला आया, यानी कि सब्जेक्ट से पहले ये चला आया। यानी कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आइए और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए इसका अगला नियम देखते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। कहीं पर भी वर्ब रहे उसके बाद ही आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले ऑब्जेक्ट लिख दिए फिर वर्ब लिख दिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। आई रीड ए बुक। रीड क्या है? रीड है वर्ब, और बुक क्या है? यह है ऑब्जेक्ट। तो देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यानी रीड के बाद ही ए बुक है। ऐसा नहीं होगा पहले ए बुक लिख लीजिए फिर रीड लिखिए, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको पहले वर्ब लिखना है तब ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट कभी वर्ब से पहले नहीं होगा, हमेशा पहले वर्ब होगा तभी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं हम अगले एग्जांपल से। यू कुक फूड, तुम भोजन बनाते हो। इसमें कुक क्या है? कुक है वर्ब, और फूड क्या है? फूड है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लग रहा है ना। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जहां पर भी ऑब्जेक्ट हो ना उससे पहले वर्ब जरूर होगा। ये नहीं कि पहले ऑब्जेक्ट लगा दी, नहीं, वो गलती हो जाए। पहले आपको वर्ब लगाना है, उसके बाद ही आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए उसका अगला नियम हम लोग देखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में प्रायः इंफिनिटिव वर्ब से पहले फिनाइट वर्ब होता है। देखिए वर्ब दो तरह का होता है। ये जो है ना फिनाइट, नॉन फिनाइट, ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। इसका हम डिटेल्स आपको वीडियो बनाकर शेयर कर देंगे आप लोगों से, आप लोग इसको देखिएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा हम आप लोगों को समझा देते हैं। फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं? ये नॉन फिनाइट का एक पार्ट है। ठीक है। नॉन फिनाइट में होता है ना इंफिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, ये क्या है? नॉन फिनाइट का पार्ट है। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इंफिनिटिव क्या होता है और फिनाइट वर्ब क्या होता है। इंफिनिटिव मतलब ऐसा वर्ब जो वन हो, वर्ब वन हो और उससे पहले TO2 लगा रहे हैं। तो जिस वर्ब में 2 प्लस वर्ब वन हो वो इंफिनिटिव कहलाता है, इतना याद रखिए। ठीक है। और फिनाइट वर्ब जो कभी भी बदल सकता है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब बदल जाए उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है। जो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाए उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं, और जो ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले और ना ही टेंस के अकॉर्डिंग बदले उसे हम लोग इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। जैसे ही वांट्स टू गो, यहां वांट्स क्या है? वांट्स है फिनाइट वर्ब,
और टू प्लस वर्ब वन, टू प्लस गो है ना, टू गो, ये है इन्फिनेटिव वर्ब। तो हमेशा याद रखिएगा पहले फिनाइट वर्ब होगा, उसके बाद ही इन्फिनेटिव वर्ब होगा, ठीक है। आई वेंट टू ईट, यहां वेंट क्या है, गो का वर्ब टू है ना, वेंट, ये फिनाइट वर्ब है। और टू ईट यानी टू प्लस वर्ब वन, ये है इन्फिनेटिव वर्ब। तो हमेशा याद रखिएगा फिनाइट वर्ब पहले होगा और उसके बाद भी इन्फिनेटिव वर्ब होगा, ठीक है। ये 4 बेसिक रूल्स मैंने बताए हैं, और भी इसके बेसिक रूल्स हैं जो अगले वीडियो में मैं आपको डाल दूंगा, शेयर कर दूंगा। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियोस हम आपसे रिलेटेड बनाएं वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।